चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ी है, सुख से हम स्वीकृति की ओर गए और स्वीकृति व्यवस्था से कैसे आएगी वो कल हमने समझने की कोशिश की है। व्यवस्था में हम सबसे पहले मानव व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। ये बात ध्यान में आई कि स्वीकृति व्यवस्था से कैसे आएगी। स्वीकृति और व्यवस्था का क्या कनेक्शन? व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, और यदि मेरी व्यवस्था की समझ होगी तो मैं अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल लूंगा, मेरे पास समाधान है, इसकी मेरी स्वीकृति। जी। मेरी गाड़ी खराब है तो गाड़ी अव्यवस्थित है, उस गाड़ी की व्यवस्था की समझ मेरे पास नहीं है, मैकेनिक के पास। तो मेरे को मैकेनिक पे भरोसा है कि मेरा काम चल जाएगा, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या? मैकेनिक है। हमें अपना मैकेनिक खुद बनना है। और इस मामले में मेरे को अपना मैकेनिक खुद बनना होगा, क्योंकि भाव और विचार ये निरंतर क्रिया है। तो इसके लिए मैं दूसरे मैकेनिक के लिए पे भरोसा नहीं कर सकता। 24 घंटे मेरे को कोई निर्णय लेना है, 24 घंटे मेरे भीतर उचित अनुचित, सही गलत, करूं नहीं करूं, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, विजन क्या है, जो कुछ भी है ये ऑनलाइन मामला है। इसके लिए मुझे को डॉक्टर बनना होगा। जी। तो व्यवस्था की बात करते हैं तो कल हम एज ए स्टूडेंट भी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं और एज ए टीचर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट है ना वो कहीं ना कहीं समाज में असुरक्षा को जन्म दे रहा है, और अगर वो असुरक्षा को जन्म दे रहा है तो वो अव्यवस्था को फैला रहा है। अब अव्यवस्था फैल रही है तो जीना तो पॉसिबल ही नहीं है। हम मात्र केवल जिंदा हैं, क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा का ढांचा ही ऐसा है और हमारा जो आचरण ही ऐसा बन गया है, या हमारी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि सब अपने लिए इकट्ठा कर लें, तो हाँ। इस वजह से अव्यवस्था हो रही है। और इकट्ठा करने कोई बड़ा कहा जा रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं ही क्यों पीछे रहूं? बिल्कुल सही। तो हमें कल जो मुझे समझ में आया कि अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें, हम कंटेंट नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं कंटेंट को चेंज कर दूं। हो सकता है बाकी लोगों के पास है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं अपने लेवल पर देखूं तो अगर मैं अपने आचरण में बदलाव लाना शुरू कर दूं, मैं प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार लूं और प्रकृति की व्यवस्था को अपने अंदर जैसे उसको स्वीकारते हुए अपनी व्यवस्था को बना लूं, तो शायद मैं अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती हूँ। तो मुझे मेरा रोल यही समझ में आ रहा है कि अगर हमें समाज को असुरक्षा और अव्यवस्था से बचाना है तो पहली शुरुआत तो अपने आप से ही करनी होगी। दूसरा, कल मैं थोड़ी सी व्यथित हो गई थी, पूरी चर्चा के पूरा दिन मैं व्यथित रही, क्योंकि सुविधा और भाव, मुझे लग रहा था कि मैं सुविधाओं के लिए शायद मैं अपने जो मन के भाव हैं उनसे कहीं पीछे होती जा रही हूँ। जैसा कि अभी अनिल सर ने बताया कि रात की गोष्ठी बहुत ज़रूरी है। जब मैं रात को गोष्ठी करके गई तो मेरी शंकाओं का समाधान हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिंदा रहना भी ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है, लेकिन जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो मेरा यही टेक अवे था कि हम ये ना सोचें, यहाँ से ये गलत मैसेज ना लेके जाएं कि सब छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसा मैसेज मुझे आ गया था कि मैं नौकरी क्यों कर रही हूँ, अगर मेरा परिवार मुझसे दूर रह रहा है तो मुझे मैं अकेली यहाँ रह के क्या कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ ये, जब मैं किसी के साथ ही नहीं हूँ। तो लेकिन अब ये भी ज़रूरत है, अगर ये नहीं करूँगी तो वही बात है कि शिविर में बैठ जाऊँ और 8 दिन कुछ खाने को ना मिले तो फिर शिविर का कंटेंट भी तो मेरे अंदर नहीं जाएगा ना। तो यही मेरा टेक अवे है कि आवश्यकताएं दोनों प्रकार की ज़रूरी हैं, बस वो आवश्यकताएं किस रूप में हमें यूटिलाइज करनी है उसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को। हाँ, इच्छाएं अनंत है ये हम सभी मानते आ रहे हैं, पर आवश्यकताएं अनंत नहीं है। आवश्यकताएं सीमित हैं, वो हमने कल देख लिया। बहुत जोर लगा लिया कि इसके अलावा और क्या आवश्यकता हो सकती है, तो आवश्यकताएं लगभग सारे बोर्ड पे आ गए, उसको और समझेंगे आज। तो लेकिन ये जरूर है कि आवश्यकता जो है वो भौतिक और भाव 2 वर्गों में वर्गीकृत हो गई। हाँ, इससे थोड़ी और समझ बनी इससे आवश्यकता कुछ और निकलने वाला है आज। और एक चीज और जो क्लैरिटी जो इवनिंग में हम लोगों को मिली कि व्यक्ति सेवा और मानव श्रम का ही मूल्य, भौतिक मूल्य चुकाता है, मूल्य भी वो भौतिक ही चुका पाता है। हाँ, और प्रकृति में हर वस्तु यहीं से समझ में आता है कि भाव का कोई मूल्य नहीं होता है ना। इसलिए आप टीचर का कोई मूल्य चुका ही नहीं सकते, इसलिए टीचिंग का कोई मूल्य होता भी नहीं है। बेसिकली टीचिंग एक आदमी की तृप्ति की अभिव्यक्ति है। टीचिंग एक मानव की तृप्ति की अभिव्यक्ति है, इसलिए
ज्ञान का व्यापार नहीं हो सकता, है ना। इसलिए टीचर की सैलरी आपके काम करने के अगेंस्ट नहीं आती है। टीचर की सैलरी एक संबंध के अगेंस्ट आती है, या टीचर का निर्वाह एक संबंध विधि से होता है कि आप मेरे बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हो, मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये एक संबंध की अभिव्यक्ति है। यहाँ हमने वस्तु का आदान प्रदान नहीं किया है। इसलिए भविष्य आगे चलेंगे तो बढ़िया सूत्र आएगा, वस्तु के बदले वस्तु, भाव के बदले भाव, यही लेन देन होता है। और जो उदारता का हम लोग उदाहरण देते हैं, वो व्यक्ति बड़ा उदार है, उसका देखो सबसे बड़ी उदारता तो प्रकृति में है। देती सब कुछ निःशुल्क है, मांगती कुछ नहीं वापस। हम ऐसी अहंकार की गठरी ढोए फिरे। तो सर ये हमारा टेक ओवर। ठीक बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इस सब विद्या ददाति विनयम, बोर्ड पे लिख लिख के दीवार भर दी, इधर अहंकार के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। तो बोर्ड पे लिखने से, दीवार पे लिखने से चीजें नहीं होंगी। और लिख दिया विजन एंड मिशन डॉक्यूमेंट में और छाप दिया एससीईआरटी के फ्रंट पेज पे, है ना, इससे कोई विजन कुछ ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। आप बेकार सेमिनार में बोल बोल के ना अच्छे अच्छे शब्दों के, लच्छेदार शब्दों की हवा बना रहे हैं, वो कहाँ ट्रांसलेट हुआ? जो लोग चला रहे हैं उन्हीं में ट्रांसलेट हुआ क्या? उन्हीं में नहीं हुआ तो नीचे भी कहाँ जाने वाला है? इसलिए आने वाली पीढ़ी हम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। तुम्हारी कथनी करनी एकदम अलग अलग है। ये क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी। ये नहीं चले, अब नहीं चलेगा। एक समय था जब हम सोचते थे पर बोल नहीं सकते थे। आज वो समय है, बेटा आंख में आंख डाल के बोलेगा, मेरे को ये आपका ये बात ठीक नहीं लग रहा है। जी बढ़िया, स्वागत। सर हम थोड़ा व्यवहारिक उस पे पक्ष पे जाएं तो ये सीखा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको मान लिया गया, उनको हमने जाना नहीं और बस हमने कह दिया कि है तो है, वही चलेगा। तो कुछ चीजें मान ली गई बिना जाने। और दूसरा, आज के परिवेश पे वो चीजें इसलिए नहीं कामयाब हो पा रही क्योंकि तर्क, अब क्या चाहिए हमें, तर्क के आधार पे और अपनी बुद्धि के आधार पे हमें उन आस्थाओं को प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर उन आस्थाओं को हम प्रमाणित नहीं कर सकते तो वो ज्यादा देर तक अब चलेंगी नहीं। और प्रकृति जो हमें है वो हर चीज प्रचुर मात्रा में देती है। ये सिर्फ एक बाजारवाद या एक पूंजीवाद था जिसने ये बोला कि भौतिक वस्तुएं खत्म हो जाएंगी तो आप जमा कर लो, पैसे कमाओ, जितनी सुविधाएं ले सकते हो उतनी ले लो, और चाहे उससे दूसरे का शोषण हो रहा है। लेकिन वो हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो द्वारा हमारा शोषण भी होगा। हमारा हो सकता है, हमारा नहीं होगा, हमारे बच्चों का आगे शोषण होगा, वो रिवर्स हमारे पे ही आना होगा। आ ही रहा है। और दूसरा, मानव श्रम द्वारा हमने बहुत सारी सुविधाएं बना ली, बहुत कुछ कर लिया, जितना कंफर्ट अपने आप को दे सकते थे वो दे लिया हमने। चलने में कंफर्ट नहीं था तो हमने गाड़ियां ले ली, अच्छी से अच्छी हवाई जहाज ले लिए, पूरा हमें चांद पे जाना है रॉकेट बना लिए, हमें ठंड लग रही है एसी बना लिए, गर्मी लग रही है उसके लिए भी इंतजाम कर लिए सारे। लेकिन जो भाव हमें चाहिए था वो हम समझ नहीं पाए, ना उस तरफ हम जाने की कोशिश की, और उसी भाव को, वही भाव हमारा अभाव बन रहा है, और उसी अभाव के कारण हम कुछ भी करने में नहीं। रूम टेम्परेचर ठीक नहीं है तो आपने एसी लगा के कमरे का टेम्परेचर 18, 17, 20, 22 जो मेंटेन करना था कर लिया। ये पति पत्नी के बीच का टेम्परेचर 101 से नीचे आता ही नहीं, आप कौन सा एसी लगाओगे? सारे एसी फेल हैं। तो एक ऐसे एसी की जरूरत है जो मेरे भीतर में कूल बना रहे, मेरे परिवार में कूल बना रहे, सब कुछ आराम से हो जाए भाई। जी बढ़िया, और बोलिए। सबको नमस्कार। कल तक के कुछ टेक अवेज ये हैं कि परिवार में हम सबके शरीरों का पोषण तो कर रहे हैं, खासकर बच्चों का। हाँ। उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको स्कूल में पढ़ने भी भेजते हैं। इसको और थोड़ा स्क्रू टाइट कर सकती हो कि मैं अभी तक परिवार में सभी के शरीर का ध्यान रखती रही। जब हम बोलते हैं तो ये नेताओं की भाषा है, तो अपने को नेता नहीं बनना है, ठीक है, अपने को मानव बनना है। जी। तो आज तक मैं ये करती रही, मेरे को ये समझ में आया, मेरे को ये ठीक लगा, मेरे को ये ठीक नहीं लगा। लखनऊ वालों को छोड़ के हम शब्द यूज करने का अधिकार किसी का नहीं। जी, वो हम इसलिए किया कि कल गोष्ठी में सबने इस बात पे चर्चा की थी। मुझे ये समझ में आया कि अभी तक तो सिर्फ यही भरण पोषण था, लेकिन ज्ञान की कोई चर्चा नहीं थी। कभी बैठ कर टेबल पे ये सब बातें नहीं हुई जो हम यहाँ पे कर रहे हैं।
और फिर मेरा ध्यान इस तरफ भी गया कि स्कूल में भी अपने करिकुलम को, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने पे ही पूरा जोर है। बच्चों से कनेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो अच्छे से पढ़ लें। वहाँ पर भी कनेक्ट का मकसद ये है। कनेक्ट का मकसद ये है। और ये समझ में आया कि सही करके सीखते हैं, यस, गलती से नहीं सीखते हैं। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो रही है तो बहुत फर्क पड़ता है हमारे माइंडसेट में। बार बार यही बोल रहे हैं कि मेरा भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। जितनी नेगेटिविटी के बारे में मैं अपने लिए सोचता हूँ, दूसरों के बारे में सोचता हूँ, बड़ा बढ़िया सूत्र है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है, पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। चॉइस आपकी। ज्यादा समय यदि मैं बैठ के दूसरों की गलतियों पे चर्चा कर रहा हूं, आओ चुगली चुगली खेलेंगे, है ना, गेम है ना ये, है ना, इससे कुछ नहीं हुआ, मैं मेरी कब्र खोद रहा हूं। क्यों? मैं जिस चीज में जैसा सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं वैसा हो जाता हूं। तो इसका मतलब है अपने भीतर भी उस सकारात्मकता को देखना, पॉजिटिविटी को देखना, दूसरे के भीतर भी उस सकारात्मकता को देखना, एग्जिस्टेंस की पूर्णता को देखना। एग्जिस्टेंस में इस पूर्णता को देख के अपने पूर्ण होने के स्वरूप को देखना, और मेरे रहने में भी पूर्णता आ जाए। भी होने के रूप में मानव पूर्ण है, शरीर में कोई गलती नहीं है, मानव में सोचने विचारने की क्षमता पूर्ण है, सभी के पास असीम है, इसमें कोई कमी किसी के पास नहीं है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? शरीर में ताकत है, मेरे पास सोचने समझने की क्षमता है, इसका क्या करना है, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। और इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये मेरे को आता नहीं। तो इसका गलत इन्वेस्टमेंट ही दुख है। दुख मात्र इस बात की सोचना है कि किसी प्रकृति के नियम का विरोध हुआ। सो गलती करके अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, बजाय कि पनिशमेंट मिले। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल यही स्थिति है। जब एक मानव गलती करता है उस समय वो सुनने के लिए तैयार होता है, या जब एक मानव पूर्णता के साथ व्यक्त नहीं हो पा रहा है तो उस समय उसको सुपात्र होता है, अब वो सुनने की स्थिति में होता है। अब यदि पूर्णता का संवाद किया जाए, अब वो उसको ले पाएगा। तो बच्चे को पहले से तंग ना किया जाए, देख 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 गलती हो जाएगी, देखिए मत कर देना, देखिए ध्यान रखना, देखिए ऐसा कर देना, है ना। जब मेरी शादी हुई ना तो मेरा साला जो है पंतनगर एग्रीकल्चर कॉलेज से PhD किया हुआ था, तो उसकी जॉब की बात चल रही थी। तो वो एक इंटरव्यू में मेरे एक पहचान के थे, कोई वो थी प्राइवेट कंपनी थी, तो मैं उनको साथ में लेके इंटरव्यू के लिए साथ लेके आ रहा था। तो हमारे ससुर जी कह रहे थे, देख ओरिजिनल लेके नहीं जाना, तो ऐसे ही है, ओरिजिनल तो तू घुमा के ही आ जाएगा, फोटोकॉपी लेके जाना। तो एक माँ पिता अपने देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ लड़का, उस पर ये भरोसा नहीं कर रहा है ना, कि ये सर्टिफिकेट ठीक से वापस ले आएगा। तो हमारे यहाँ ना 4 बच्चे का बाप हो के भी हम बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं, और बाप को ये पुराने वाले जो बाप थे अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, है ना, उनको ये अपेक्षा थी कि सुसु करने भी जाए तो पूछ के जाए। तो ये ओवर पैम्परिंग है। एक तरफ वो वेस्टर्न कम्युनिटी है जहाँ 12th के बाद बच्चा घर से अलग हो जाता है, अपने फिजिकल मेंटल इमोशनल नीड्स को खुद स्ट्रगल कर रहा होता है या खुद उसको पूरा करता है। दोनों ही शायद 2 एक्सट्रीम है, कोई बीच की जगह आने की ज़रूरत है जहाँ सबको अपना स्पेस भी उपलब्ध है और सबकी अपनी ज़िंदगी भी उपलब्ध है। हाँ जी। सभी को नमस्कार। कल आपने 2 वाक्य बताए, जियो और जीने दो, और जीनो दो और जियो। तो मेरी कल की यही एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अब तक यही पढ़ा था और यही सोचते थे कि ये भी मानवता के लिए है, जियो और जीनो दो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें खुद जीना पहले वाक्य में पीछे है और दूसरे वाक्य में वो शुरू में है, जीने दो और जियो। और जब हम इस तथ्य के साथ चलते हैं, अब मैं चल दूंगी, मैंने अब ये सोचा है मुझे इसके साथ चलना है, तो अपने आप इसके लिए मुझे औरों को आगे बढ़ाना है। और जब मैं औरों को आगे बढ़ाऊंगी तो मेरी स्वीकृति ज़्यादा बढ़ेगी और अस्वीकृति अपने आप कम होती जाएगी। और इसी में मेरा उपयोगिता परक जीने की जो विधि है वो स्वयं आ जाएगी। मेरे परिवार में, मेरे विद्यालय में, अगर मैं औरों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हूँ और अपने जीवन को एक दिशा दे रही हूँ, एक विज़न दे रही हूँ, तो ये मेरा सिद्धांत जीने दो और जियो, इसकी मैंने वैल्यू कल जानी और इसको मैं आगे लेके चलूँगी। हाँ, और ये कोई उपदेश नहीं है, नेचर में ऐसा ही। हेलो,
सर मेरी जो कल की लर्निंग थी, जैसे आपने बताया था कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है, तो उसमें आपने ये उपदेश नहीं है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है बस। तो इसमें जो आपने एक बात कही थी कि इस धरती पे जो सारी अव्यवस्था फैली हुई है, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए, वो अमीरों की गरीब दृष्टि, जो मानसिक गरीब दृष्टि है जो सबके प्रति, उसकी वजह से सारी अव्यवस्था फैली हुई है। तो मुझे लगा कि हाँ यही कारण है कि इसीलिए हम शो ऑफ में बहुत कुछ टाइम भी बर्बाद करते हैं और रिसोर्सेज भी, और मतलब अपने आप को और ज़्यादा दिखाने के चक्कर में और ज़्यादा गिरते जाते हैं। दूसरी जो चीज़ थी जो आपने बताया था कि कितना भी अच्छा शासन हो, कितनी भी अच्छी हमने प्लानिंग कर ली हो अपना शासन चलाने के लिए, लेकिन एक टाइम आता है जब वो सुशासन कुशासन में बदल जाता है। तो ये मुझे लगा कि हाँ कि टाइम के साथ चीज़ों को चेंज करने की, उनमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये मुझे अच्छा लगा कि हमें स्टैग्नेंट नहीं होना, कि उसी प्रथा पर चलते रहें। एक और बात जो आपने बताई, जब मैंने बोला कि पुरानी चीज़ें अगर इतनी बढ़िया नहीं थी तो उन्हें क्यों अपनाया गया अभी तक, जब आपने ये जवाब दिया था कि पुरानी चीज़ों में ही एक नई आशा जगाकर उनको फीड करने की हमारी जिम्मेदारी, जो हम नई आशा जगाएंगे और उसके थ्रू नया विचार सबको देंगे। जी, वो पंखे गुलाब बन जाते हैं, उसका सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? है? मिल गया, क्योंकि आप कांटे हैं इसलिए वो पंखे को गुलाब बना देते हैं। हाँ जी सर, मेरी कल की लर्निंग ये रही कि स्वयं को अव्यवस्थित रखकर हम दूसरों को व्यवस्थित नहीं कर सकते, और पर नियंत्रण समाधान नहीं है। पहले हमें स्वयं अपने आप पर वो नियंत्रण रखना होगा। हमें मतलब आप लखनऊ से हैं? मुझे सर, मुझे जैसे घर पर सर हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, हार्मफुल रेज है, बट बच्चा कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हम कितना टाइम मोबाइल पर रहते हैं। तो पहले हमें खुद का वो जो यूज ऑफ मोबाइल है वो कंट्रोल करना होगा। करना होगा नहीं, अब मैं करूंगी ऐसा सर, कल की जो मेरी लर्निंग रही वो ये थी, मेरी ये सोच थी कि इंसान गलतियों से ज़्यादा सीखता है, और जितना मैं गलती करती हूँ तो उतना मैं सीखती हूँ। और बेटा गलती करता है उसको मना करते हो? उसको मना करते। तो कल मेरी ये धारणा आपने बिल्कुल भ्रम तोड़ दिया मेरा, कि ये तो सीखने का प्रयास है, सीखने के प्रयास से मनुष्य सीखता है। तो ये मेरी एक वो रही। दूसरा फिर अब जब आदमी गलती करेगा तो उसका हम सम्मान कर पाएंगे। जी, और मैंने ये सोचा है कि घर में जा कर के मैं यही करने वाली हूँ कि अक्सर मैं भी डांटती हूँ बच्चों को, अगर कुछ गलती वो करते हैं या कुछ तोड़ देते हैं या कुछ भी और भी करते हैं, तो मैं अब वैसा नहीं करूँगी, क्योंकि वो अक्सर सामने से मुझे जवाब यही आता है कि जानबूझ के तो नहीं किया। तो इस पर मेरी जो है बिल्कुल सोच बदली है। और दूसरा ये है कि ये लगता था कि हम जो पे कर रहे हैं अभी तक, जो हमें पे किया हमने, वो प्रकृति तो हमें सब कुछ मुफ्त में देती है, लेकिन जो अब हम उसको जो हमने पे किया है वो तो मानव श्रम था, ये तो पता ही नहीं था। प्रकृति हमको सब कुछ मुफ्त देती है, और हम प्रकृति की सबसे विकसित इकाई। देना तो दूर की बात, जितना दे रहे उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं। हमारी मानसिकता कैसी है, हम कम दे के ज़्यादा पाना चाहते हैं, जबकि प्रकृति ने सब कुछ आउट ऑफ लव उपलब्ध कराया है। तो मैंने क्या इस दुनिया को आउट ऑफ लव उपलब्ध कराया है, ये मेरी खुशी का स्रोत है जी। और ये मेरी गरीबी का स्रोत है कि यदि मेरी मानसिकता कम देकर ज़्यादा पाने की मानसिकता रहती है, कम मेहनत करके ज़्यादा मानसिकता, कम काम करके ज़्यादा सम्मान पाने की मानसिकता रहती है, यदि कम देकर ज़्यादा पाने की मानसिकता है, यही हमारी सारी, ये बेसिकली बीमार मानसिकता के लक्षण है जी। और ये मेरे दुखी होने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। आप दुखी रहेंगे, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाए, नहीं बचा सकते। तो एक क्लैरिटी आई कि ये सृष्टि किसी नियम से चल रही है। इस सृष्टि में जिस तरह से प्रकृति की अनेक सभी इकाइयाँ हैं, उस तरह से मैं प्रकृति की सर्वोच्च विकसित इकाई हूँ, क्योंकि मुझ में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। तो बेसिकली इतना ही मतलब है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। यदि वो स्वयं में व्यवस्था है तो व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप उसका क्या है, तो मैं क्या देने के लायक हुआ, यही खुशी है।
इसलिए कहा कि जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। अभी तक हमने खाने पीने का जुगाड़ किया है, इसलिए खुशी का जुगाड़ नहीं किया है। हमने पेट भरने का जुगाड़ किया है, मन भरने का जुगाड़ हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक यात्रा पूरी हुई। पेट भरने के जुगाड़ में भी हमने काफ़ी मेहनत की है। हमारी शिक्षा में मन भरने का जुगाड़ भी हम कर पाएँ, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। अभी हम बात कर रहे थे, जिंदा रहने के लिए भौतिक संसाधनों की ज़रूरत है, और वो भौतिक संसाधन हम सब भी जुटाते हैं, मैं भी अपने लिए जुटाती हूँ। लेकिन हम वहाँ ये भूल जाते हैं कि हम कितने भी भौतिक संसाधन जुटा लें, मैं कितने भी भौतिक संसाधन जुटा लूँ, वो मैं सिर्फ भौतिक संसाधन जुटा सकती हूँ। उन सब भौतिक संसाधनों पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं भौतिकता के लिए, अपने लिए, जो मेरे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो मैं अपने लिए ज़रूर जुटाऊं, लेकिन उसकी बर्बादी ना करूं। जैसे कल आपने वो खाने का एग्जाम्पल दिया था, मैंने भी बहुत बार देखा है कि कहीं हम जाते हैं तो हम इतना खाना मंगा लेते हैं जिसकी ज़रूरत असल में होती नहीं है, और हम बिना अनुमान के ही उसे लगा लेते हैं। हमने उसके लिए श्रम के लिए पे किया है, उस सारे संसाधन के लिए, उस सारे भोजन के लिए पे मैंने नहीं किया है, तो उसे बर्बाद करने का अधिकार तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जीने दो और जियो सामाजिक लेवल पे कैसे अप्लाई होता है? अगर से दलित्स रिबेल नहीं करेंगे अपकास्ट के अगेंस्ट, उनके लाइफस्टाइल को रहने देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो वो जीने दो और जियो कैसे अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल। और सेकंड क्वेश्चन ये है सर, मैंने कल गोष्ठ में भी डिस्कस किया था, लेकिन मेरी अब आपसे अपेक्षा है कि बेटर जवाब मिले। आपके स्वीकृति के कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी, तो कल किसी ने बहुत प्यार से मुझे खीर दी। मुझे खीर पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले ली। 1-2 चम्मच के बाद मुझे समझ आ गया मुझे नहीं खाना है। तो अब या तो मुझे इसको फेंकना है या ज़बरदस्ती खाना है। किस चॉइस की स्वीकृति करूं मैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब कम से कम 3 शिविर। ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस ग्रुप के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए 3 स्टेप में जाके एक बर्ड व्यू कंप्लीट हो पाता है। अभी जब हम सामाजिक शिविर करते हैं तो उसको 3 स्टेप तक लेके जाते हैं, उसके बाद उनकी चॉइस है, जिसको जो करना है करो। तो जब तक एक बर्ड व्यू क्लियरली, जब तक जिस शब्द का जो मतलब कहा जा रहा है वो एंड टू एंड अपने तक प्रैक्टिसेबल ग्राउंड्स तक नहीं पहुंचता है, तो तब तक वो गैप बना रहेगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि जीने दो और जियो। ये तमाम संसार में रिवॉल्यूशंस क्यों हुए? किसी ने किसी का, चाहे नक्सली मूवमेंट है, चाहे वर्ल्ड वाइड जितनी क्रांतियां हुई, सारी क्रांतियों का इतना ही मतलब है किसी एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया, किसी समय तक उसने झेला, और किसी समय तक उसको लगता है कि मरना और झेलने में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस दिन वो पहचानता है कि मरना और झेलने में ज़्यादा अंतर नहीं है, उस दिन वो क्रांति के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही मतलब। ये क्रांति घर में ही होती है, दूर नहीं होती है ना। पुरानी बहू आई थी, सास ने अपनी सत्ता चलाई थी, कोई समय बच्चे छीन लेते हैं दूसरे की किताब, वो रोने लगी तो उस आधी फाड़ दिया, ले आधी तेरी आधी मेरी, रोती क्यों है? भौतिक वस्तुओं के साथ ये संभव नहीं है। कार पे झगड़ा हो रहा है, ले बीच में से आधी कटवा दी, ले आधी तू ले जा, आधी मैं ले जा, अब ये ना मेरे काम की ना तेरे काम की। तो भौतिक वस्तुएं सीमित हैं, या तो वो आपकी होगी या मेरी होगी। 1000 पद हैं, पाने वाले 1 लाख है, इसलिए कंपटीशन होगा ही, इसलिए कट थ्रोट होगा ही। तो इसका मतलब है कि जब मेरा सुख भौतिक वस्तुओं पे ही निर्भर हो जाएगा, फिर हम भाई भाई भी हैं और नौकरी दोनों में से एक को मिलनी है, तो बीच में लाइन खिंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जिंदा रहने के धरातल पर स्वयं को शरीर मानते हुए जब हम निरंतर सुख की तलाश में गए, तो लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर के शिकार हुए और एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए। और इस तरह से जो बलशाली था उसने दूसरे का शोषण कर डाला। अब ये समझ में आता है कि मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। जब मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं तो मेरे समाधानित होने का प्रमाण है, जैसे अब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, ये क्या एग्जाम्पल है? ये जीने देना ही जीने का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये काम को केवल आपके लिए ही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे और हमारे बहुत सारे मित्र कर रहे हैं। अब आप बताइए, आज 5वां दिन है, आपकी लिसनिंग बढ़ रही है कि घट रही है? आपका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है?
है ना, और कितने बजे से कितने बजे तक काम कर रहे हैं, इतने कभी स्कूल कॉलेज में कभी पढ़े इतने घंटे। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये क्यों इतने घंटे हम बैठ पा रहे, किसी भय से बैठ पा रहे, कोई आस्था, कोई भय, कोई प्रलोभन। अब देखिए इस पूरे शिविर का डिजाइन ऐसा है कि बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन, बिना किसी आस्था के ये शिविर चलता है। तो किस आधार पे चलता है? विश्वास पूर्वक जिया जा सकता है, स्वयं के आधार पे जिया जा सकता है। ये एग्जिस्टेंस किसी नियम के साथ है, मुझ में समझने की ताकत है। समझना कोई सुखदायी काम है, ये समझना अपने आप में सुखदायी काम है। जिस दिन विद्यार्थी में ये स्थापित हो गया, हमारे परिवारों की वो महिलाएं जो शुद्ध गृहिणियां थी, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा था, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आता है। जैसे इसको गहराई में समझने जाएंगे ये पूरा एटॉमिक लेवल पे चला जाता है। अब एटम महिलाओं का, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनका एटम पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो हमारे परिवार की महिलाओं को मैंने देखा, जिनका एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं था, जिन्होंने सिंपल अपना घर चलाया था, उन्होंने लौट के 7th 8th 9th की बुक्स उठाई, एटम फिर से पढ़ा, क्योंकि उनको जिंदगी समझनी है तो एटम समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया। तो जिस दिन एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मेरे को जिंदगी समझनी है तो फिजिक्स समझना जरूरी है, जिंदगी समझनी है तो केमिस्ट्री समझना जरूरी है, और जिंदगी को बोलना है तो इंग्लिश जरूरी है या हिंदी जरूरी है, जिंदगी से जुड़े बिना, उसके सुख से जुड़े बिना उसका रुचि नहीं बन रहा है। तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया, अब मैं उस चीज को समझा हूं तो समझने का प्रमाण क्या है? समझना कितना सुखदाई है, उस समझ को बोलना भी सुखदाई है, उसको सुनना भी सुखदाई है ना। यदि सुनना इतना सुखदाई है तो जीना कितना सुखदाई होगा। पूरा पूरा प्रोसेस ही सुखदाई हो गया। मैं इस काम को करता हूं तो मेरे को करने में सुख मिलता है, आपको सुनने में सुख मिलता है, सुनने के बाद समझने में सुख मिलता है। और आपके सुख की निरंतरता के लिए सृष्टि का नियम है कि हर इकाई स्वयं के होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मैं किसी बात को समझा हूं तो ठीक है कि गलत है, मुझको उसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण एक ही है कि मल्टीप्लिकेशन। तो सहज रूप में मुझको हिंदी आती है, इसका प्रमाण है कि मैं आपको सिखा देता हूं, आप सीख पाए हो, इसका प्रमाण है कि आप तीसरे को सिखा देते हो। तीसरे को सिखा पाया, इसका मतलब आप सीख पाए, आप सीख पाए, इसका मतलब मैं सिखा पाया। मेरे हिंदी सीखने का प्रमाण तब मिलता है जब मैं तीसरे तक पहुंचा देता हूं। तीसरे तक पहुंचा दिया तो पूरे विश्व तक पहुंचा दिया। ये नेचुरल है। इसका मतलब है जीना, जिसको कहते हैं ना, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। तो यदि खुशी मेरे पास है तो क्या होगा? खुशी बांटूंगा। यदि मेरे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बांटूंगा। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन बांटूंगा। ईगो है तो ईगो बांटूंगा। जीने दो और जियो का इतना ही मतलब है, जो जिसके पास है वह बंटेगा ही, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे। तो यहां से ये बात निकल के आई, अभी भी हम जो है वो बांट ही रहे। अभी नेगेटिव है तो नेगेटिव बांट रहे, और ये प्रॉब्लमेटिक्स पूरा समाज हो गया। तो जो यदि हमारे पास पॉजिटिव होगा तो जीना मुझको आता है। यदि मैंने जिंदा रहने को जीना माना है तो मैं लूट खसोट करता हूं। यदि मैंने जीने के स्वरूप को समझा है तो दूसरों को भी जीने में सहयोगी हो जाता हूं। ये उसका नेचुरल आउटकम। आपको खुशी मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप अपने घर में बच्चों को बांटते हो, जो भी आप नियर एंड डियर जिसको मानते हो उससे आप शेयरिंग करना चाहते हो। तो खुशी तो है, खुशी की शेयरिंग ही जीने देना है। तो जीने देना ही जीना है, ये नेचुरल आउटकम है। इसके लिए कोई समाज सेवा का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की खुशी के लिए मेरा व्यक्त होना मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं खुद में ये प्रमाण पाना चाहता हूं कि मैं बढ़िया आदमी। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। आदमी बनना, आदमी बनाना, इससे सुंदर कोई काम नहीं है, इससे तृप्तिदायक कोई काम नहीं। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। सहज रूप में ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, खीर, एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब है कि अपन चर्चा किए कि व्यवस्था के लिए स्वीकार्य है कि अव्यवस्था के लिए? व्यवस्था के लिए। अभी खीर मेरे लिए व्यवस्था है कि अव्यवस्था? जैसे मेरे को भी दूध और दूध से बनी चीजें सूट नहीं करती, है ना। परसों मैंने प्रयोग किया कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, केवल दूध पी लूंगा, तो हो सकता है मेरे को दूध तंग नहीं करेगा। ऐसा मैंने प्रयोग करके देखा। तंग तो नहीं किया, तंग करने का मतलब है गैस होएगी वो सर में चढ़ेगी, इसका ही मतलब है। तंग तो नहीं किया, लेकिन मेरे को उतना इजी नहीं लगा, तो मैंने उस प्रयोग को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो दूध मेरे लिए व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब है स्वीकृति किसके लिए होगी? व्यवस्था के लिए।
अब जो व्यक्ति मेरे को खीर ऑफर कर रहा है, खीर में दो चीजें हैं, एक उसका भाव है, एक वस्तु के रूप में खीर है। तो यदि उसको ये कन्वे हो जाए और हमको क्लैरिटी होगी कि आपका भाव मेरे को स्वीकार है, पर ये खीर मेरे शरीर को अस्वीकार है, इतनी ही बात है। यदि आपके पास भाषा कम पड़ती है, भाव कम पड़ता है, क्लैरिटी कम पड़ती है, इसलिए फिर बहुत सारा लोचा बीच में करना पड़ता है। यदि आपकी क्लैरिटी है तो आप बिल्कुल गले लगा के बोल सकते हो कि देखो तुम्हारा भाव मेरे को स्वीकार है, पर ये वस्तु मेरे शरीर को स्वीकार नहीं है। अब भी आप बताओ, क्या आप चाहोगे कि मैं खाऊं? नहीं बोलेगा वो। तो हमारी क्लैरिटी की बात है। अभी हमने क्यों खाई? क्योंकि सामने वाले का भाव आहत ना हो, हमने केवल इसलिए ले लिया। तो यदि ये शिष्टाचार है, किसकी परिभाषा है? शील की परिभाषा है अपनी अस्वीकृतियों को संकोच पूर्वक व्यक्त करना। नहीं मैं नहीं खाता, ये ठीक नहीं है। जब भी मेरी अस्वीकृति है, उसको कैसे संकोच पूर्वक व्यक्त किया जाए कि सामने वाले का भाव आहत ना हो और मैं भी अव्यवस्था में ना जाऊं। ये लाइन अपने को जितना अपनी क्लैरिटी होगी उतना हम इसको व्यक्त कर देंगे, फिर किसी के साथ भी किया जा सकता है। अब ये समझ में आया, ये बिल्डिंग और ये मकान जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, इसके लिए जो भी कुछ पे किया गया है, मानव श्रम का पे किया गया है। सामान पूरा नेचर का ही था, ये कहीं किसी और खेत में रखा था, इसको लाके यहां टिका दिया गया। तो फिर ये अपना वाला जो ईगो क्रिएट होता है, वो ईगो क्रिएट नहीं होगा। पत्थर जितना भी हमने जो कुछ भी बनाया है सब नेचर से ही लाए थे, पहले कहीं और रखा था, इसको लाके यहाँ रख दिया, थोड़ा शेप दे दिया। तो यदि मेरी क्रिया की क्लैरिटी होगी, फिर से बोलता हूं, हम दो तरीके से जीते हैं, घटना विधि से जीना, क्रिया विधि से जीना। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो मैं घटना विधि से जीता हूं। जॉब लगेगी तब खुश होऊंगा, शादी बनेगी तब खुश होऊंगा, मकान बनेगा तब खुश होऊंगा, प्रमोशन बनूंगा तब खुश होऊंगा। तो मेरी खुशी होने के मोमेंट कई कई साल बाद आते, और या कुछ खा पी लिया तो एक क्षण की खुशी मिल गई, उसमें तो काम चलता नहीं है। क्रिया विधि से जीने का मतलब है जो कुछ भी हो रहा है, कार्य कारण सिद्धांत, जो कुछ भी घट रहा है उसके मूल में कोई कारण है। ये जो मूल को समझना मानव के लिए सुखदायी काम है। जैसे छोटे बच्चे को देखो, घर में कोई सामान रखा है, बच्चे ने घर में एंट्री किया, तुरंत क्या पूछेगा? क्या है ये? कौन लाया? तुम्हारे काम का नहीं है। फिर भी क्या है? वो कहता है सामान मेरे काम का नहीं है, पर ये समझना मेरे काम का है कि ये क्या चीज है। तो मानव में जो समझने की ताकत है, कोई मानव को बोल दो तुम नहीं समझोगे, तो उसको कैसा लगता है? उसको बहुत खराब लगता है, क्योंकि उसके पास समझने की अनलिमिटेड ताकत है। हम ये कहें कि बच्चे का मन पढ़ने का नहीं है, ये अस्तित्व को गाली है। बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, आप बोलते हो वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो सही करता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि पढ़ना निरर्थक है। पढ़ना सार्थक है कि समझना सार्थक है? समझने के लिए पढ़ना एक आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बात करता है। बात करने के लिए तो उसको ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा छोटा रहता है, भाषा सीखता है, अब उससे बात करते जाओ। बात करते करते वो कितनी सारी बात करेगा, कितने टॉपिक पे बात करेगा? दुनिया जहान पे बात करेगा। कोई टॉपिक पे आप बोल दो ये उस बुक में लिखा है, इसका आंसर इस बुक में है, अब उसका क्या हो जाएगा? वो लगे मेरे को तो पढ़ना आता नहीं है। जिस दिन उसको लगे कि मेरे को पढ़ना नहीं आता है, तब उसकी पढ़ने की पात्रता बनी, तो उसकी आवश्यकता बनी, तो पढ़ाने का काम शुरू किया जाए। उसको क्यों लिखना है? उसको नहीं समझ में आता है, मेरी पतली पतली उंगली में पेंसिल डाल डाल के उंगली टेढ़ी कर दी है तुमने, लिखो ए फॉर एप्पल। क्यों लिखूं मैं ए फॉर एप्पल? उसको नहीं समझ में आता है मेरे क्यों लिखवा रहे इतना। वो कहता पापा मैं बार बार तो लिख चुका हूं, 4 बार लिख चुका हूं वही चीज, मेरे से बार बार क्यों लिखवा रहे हो? घरों में कभी सुनने मिलता है कि नहीं मिलता है? पापा वही होमवर्क है, 4 बार लिखवा दिया है। उसको नहीं समझ में आता है मेरे से क्यों करवा रहे हो आप ये बार बार। जिस काम की किसी की आवश्यकता नहीं बनी है, उसके पहले उससे करवाओगे तो उसका मन उसमें नहीं जाएगा। उसको पहले ये पता चले कि मेरे को लिखना क्यों सीखना है, मेरे को पढ़ना क्यों सीखना है। उसकी आवश्यकता नहीं बनी है अभी। आप कितने ही अच्छा खाना खिलाओ, सामने वाले को भूख नहीं है तो नहीं पचेगा।
एक एक चीज को देखना पड़ेगा। इसका नाम है क्रियाविधि से जीना। तो कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है? किसी व्यक्ति के जीने का परिवेश ही उसका सिलेबस है। सिंपल। तो 6 महीने के बच्चे का सिलेबस क्या है? 6 महीने का बच्चा जितनी चीजों के साथ जीता है वो उसका सिलेबस है। वो माँ के साथ जीता है, वो माँ के दूध के साथ जीता है, वो बिस्तर के साथ जीता है, वो पानी के साथ जीता है, जो भी लेता होगा। तो एक बच्चे के जिंदा रहने का परिवेश, उसके जीने का परिवेश ही उसका सिलेबस है। यदि ऐसा हमारे ध्यान में चला जाएगा, अब 3 साल का बच्चा उसको पढ़ा रहे कि बस्तर के आदिवासी को पढ़ा रहे, बोल ए फॉर एप्पल, और ए फॉर एप्पल उसके बाप ने नहीं देखा है। क्यों पढ़ा रहे भाई आप उसको ए फॉर एप्पल? इसको अल्फाबेट सिखाने का उल्टा तरीका कराया गया। बच्चा अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है, उसको उसकी मम्मी का नाम सीधा लिखवा दिया। उसको क्या बोलेंगे, उसको फोनेटिक्स, उसको मम्मी का लिखा हुआ नाम चित्र के रूप में याद रहता है। अभी उसने ABCD लिखना, क ख ग लिखना नहीं सीखा है, लेकिन मम्मी का नाम उसको ऐसा याद है। अब किसका नाम? उसका नाम। अब बच्चे को क ख ग पूरा सिखा के भाषा तक ले जाने की बजाय जिन शब्दों से उसका भावनात्मक कनेक्ट है उन शब्दों को लिखवा के और फिर वहां से क ख ग तक ले जाओ। ये तरीका ज्यादा पावरफुल है, बच्चा उससे कनेक्ट होता है। लोगों ने, हमने किया है ये, मैं तो रोज नहीं करता हूं लेकिन हमारी बहनें करती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मानव को समझे बिना, मैं कह पाया, ऐसा किया है और ये सफल है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप का लिखवा रहे कि खा लिखवा रहे, आप कुछ कुछ लाइन खिंचवा रहे। वो लाइन से मेरा कोई कनेक्ट बनता नहीं है। मेरी माँ से मेरा कनेक्ट है। मेरी माँ का नाम सीता है। ये क्या है? सीता। उसको उस अक्षर में अपनी माँ दिखती। तो जिन चीजों के साथ बच्चे का भावनात्मक कनेक्ट है उन शब्दों को वो फिर वहां से वो पकड़ लेता है। अच्छा, इसका नाम सा है, सा यहां से निकला, मेरी माँ के नाम से स निकला है। कितने तरीके हो सकते हैं। आदमी समझ में आएगा तो हर व्यक्ति एजुकेशनिस्ट हो जाएगा। हर व्यक्ति, हमारी तमाम वो बहनें जो गृहिणियां थी वो कंटेंट, वो बुक राइटिंग कर रही हैं और आप देखिए उनका काम। तो मेरे को लगता है ये कंटेंट लिखने वाले अलग से दाढ़ी लेके और हफ्ते में एक बार नहाने वाले और ये लगातार ऐसे लोग नहीं होते। जिसका बच्चा है, जिस दिन वो किताब लिखेगी उस दिन वो लिखेगी जो जिंदगी में काम आएगी। जिसका बच्चा उसको पूछ नहीं रहे हो। तो ऐसा जब हमारी दृष्टि बदलेगी, मानव की हमारी समझ बनेगी, तो हमारा टोटल गेम बदल जाएगा। टोटल पेडागोजी, एडागोजी, जो कुछ अभी बोल रहे हैं, ये बहुत कुछ बदल जाने वाला। बढ़िया। सभी को नमस्कार। सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जिस इंसान के पास जो होता है वही बांटता है, तो उसी से एक लर्निंग है। अगर मैं दूसरों को आगे बढ़ाने का सोचती हूँ तो मैं स्वयं भी आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ, और ऐसा कोई समाज सेवा वाली बात नहीं है, ये नेचुरली हम में आता है। सर, अभी तक भौतिक वस्तुओं को और सुविधाओं को प्राप्त करना ही हम सफलता का साधन मान रहे थे। अगर हम भौतिक वस्तुओं और सुविधाओं को स्वामित्व भाव से ज़्यादा सेवक भाव में प्रयोग करें तो प्रकृति में व्यवस्था और संतुलन बना। ये सारे प्रवचन हैं, ये काम नहीं आते। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी भाषा, परिभाषा, आशा, इच्छा, विचार, सब कुछ कहाँ से जाके जुड़ता है? सब कुछ लक्ष्य के साथ जाके जुड़ता है। तो जब तक लक्ष्य के रूप में मानव लक्ष्य स्वीकार नहीं हुआ, जब तक लक्ष्य के मानव के रूप में अपने आप को नहीं पहचाना, तो बड़ी चीज को पहचान लेते हैं, छोटी चीज अपनी आप जाके ठीक जगह में प्लेस हो जाती। छोटी चीज को प्लेस करने जाते हैं आदर्श से, वो टिकता नहीं है। इसका मतलब है यदि मेरे को मानव लक्ष्य पहचान में आ गया, जीना पहचान में आ गया, तो जिंदा रहना अपनी जगह प्लेस हो जाएगा, गाड़ी अपनी जगह खड़ी हो जाएगी, मकान अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्य के अर्थ में सारी चीजें परिभाषित होती हैं। लक्ष्य के अर्थ में दिशा परिभाषित होती है, लक्ष्य के अर्थ में साधन परिभाषित होता है, लक्ष्य के अर्थ में प्रक्रिया परिभाषित होती है। जब तक लक्ष्य परिभाषित नहीं है, मंजिल परिभाषित नहीं है, अभी तय नहीं हुआ है कि मेरे को दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है, कि मेरे को अभी बद्रीनाथ जाना है, मेरे को अभी 25 तारीख को, मैं सोच रहा था यार इतनी ठंड यहीं होगी, बद्रीनाथ में क्या होगा, है ना। कल तक तो यहाँ बहुत गर्मी थी।
तो अब मेरे को बद्रीनाथ जाना है तो तय होगा कि यार मैं कौन से कपड़े लेके जाऊं। यदि मेरे को रायपुर जाना है तो ठंडे कपड़े की जरूरत नहीं है। अब मैं साधन का ख्याल रखूं और साधन को मैं सेवक मान के रखूं और मैं उन्हीं कपड़े रायपुर ले जाने के लिए इकट्ठे करता रहूं, इसका कोई सेंस नहीं है। सर तो बस प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक ही चीज बस पकड़ साधन के, और साध्य के बारे में। हाँ बस साध्य लक्ष्य पहले पकड़ के रखेंगे तो फिर सारी चीजें परिभाषित होंगी। मानव की समझ नहीं है, इसलिए मानव का लक्ष्य समझ में नहीं आया, इसलिए फिर बीच में जितना भी भाषण करते रहो, कुछ भी करते रहो, सब गोल गोल घूम के रिवर्स मार जाएगा बस। और ये अच्छी बातें शिविर में आप बोलते हो, शिविर में ये बोलने में ठीक भी लगता है। जैसे ये माहौल बदलेगा, ये प्रभाव बदल जाएगा, फिर वो चीजें नहीं टिक पाएंगी। तो फिर से क्या क्या टिक पाएगा? टिक एक ही चीज पाएगी, यदि मैंने मानव को समझ रहा है, मानव को समझने का एक प्रोसेस होगा और मैं कोई दिन मानव लक्ष्य पहचान लेता हूं, चोटी पकड़ लिया, अब सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई। तो लक्ष्य, बार बार कह रहा हूं, लक्ष्य के अर्थ में दिशा परिभाषित होती है, लक्ष्य के लिए साधन परिभाषित होता है, लक्ष्य के साथ कितना श्रम लगेगा ये परिभाषित होता है, लक्ष्य के साथ सब कुछ परिभाषित होता है। तो बस बार बार एक ही चीज पकड़ के रखना है कि लक्ष्य तय हुआ कि नहीं हुआ। ये आपने एक बार लक्ष्य तय कर लिया कि मेरे को इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो तैयारी अलग है, मेरे को क्यों करना है, मेरे को शादी करना है तो तैयारी अलग है। लक्ष्य मदर्स भी, उनकी भी वैरायटी होती है। हाँ, हर मदर इतनी सक्षम नहीं होती कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही कर पाए। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। इसका मतलब समझदार मदर की बात हो रही है जी, बायोलॉजिकल मदर की बात नहीं हो रही। अभी हम अधिकांश माएँ बायोलॉजिकली माँ हैं, हम सही अर्थों में माँ नहीं है, हम सही अर्थों में पिता नहीं है। सर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूंगी। सर ने सिलेबस की बात की, मेरी मजबूरी है कि मैं 10th में सप्लीमेंट्री रीडर में 10 में से 6 चैप्टर चोरी और धोखाधड़ी की कहानियां करवा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस में है। इसको बदल देने की जरूरत। इन कहानियों को बदल के हैप्पीनेस की कहानियां डाल दी जाए अगर उसमें, मैं हैप्पीनेस में इंग्लिश और इंग्लिश में हैप्पीनेस पढ़ा दूंगी। मुझे हैप्पीनेस के पीरियड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सेम काम हम कर रहे हैं। हिंदी पूरा हैप्पीनेस है, इंग्लिश पूरा हैप्पीनेस है ना, सोशल साइंस और ये नागरिक शास्त्र, ये तमाम चीजों में भी सारा हैप्पीनेस है। मानव को लेके जब भी बात करोगे तो वो हैप्पीनेस है। तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, मशीन है और हैप्पीनेस। तो मैं जब मशीन सीख रहा हूँ तो वो मेरे जिंदा रहने से जुड़ती है, जिंदा रहना मेरा जीने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से सारी कड़ी आपस में जुड़ जाती है। मेरे को लगता है एक छोटा सा मैं आपको गेम खिलाता हूँ, गेम खेलोगे? हाँ, ऐसे बहुत ज्ञान की बात बहुत हो गई, थोड़ी गेम करते हैं। चलो, जो बात मैंने अभी आपसे कही इसको लेके छोटा सा गेम, इसको आप छोटे बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं और बड़े बच्चों के साथ भी। दो ही प्रकार के बच्चे होते हैं, छोटी एज के बच्चे होते हैं, बड़ी एज के बच्चे होते हैं। आपसे शुरू करता हूँ। घड़ी क्यों पहना है? आपको क्यों का उत्तर देते जाना है, मैं क्यों पूछते जाऊंगा। घड़ी क्यों पहना है? ये मल्टीपल यूज है मेरे लिए। चलो अपन पुरानी घड़ी की बात कर लेते हैं। हाँ, जो केवल टाइम बताती। ठीक है, समय देखने के लिए। समय देखने के लिए। समय क्यों देखना है? ये पता चलता रहे कि कहाँ पहुंचना है, कितने बजे क्या बोलते ये क्यों देखना है कि कब कहाँ पहुंचना है? शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल क्यों बनाना है? शेड्यूल इसलिए बना है कि दिन की शैली कैसी होनी है, वो शेड्यूल के मतलब दिन की शैली क्यों तय करनी? अपन ऐसे चलते जाएंगे, आप एकदम आराम से बोलते जाइए। दिन की शैली इसलिए तय करनी क्योंकि करना क्या है, वो कुछ ना कुछ तो करना ही है जीवन में। कुछ भी क्यों करना है? कुछ भी इसलिए करना है क्योंकि अल्टीमेटली करने से सुख ही होते हैं। गेम पूरा हो गया। कहीं से भी शुरू हो जाओ। आप बैग लेके क्यों आई हो? सामान रखने। सामान की जरूरत क्या है? खुश होना। शॉर्टकट। देखो, आप शॉर्टकट ना मारो, आप ठीक से चलो, है ना। जैसे आपने चश्मा लगाया, चश्मा क्यों लगाया? माइक दो इनको। है अच्छे से क्यों देखना चाहते हो?
जो भी आप समझाना चाहते हैं उसको ठीक से समझ सकूं। समझना क्यों चाहते हैं? इच्छा है समझने की। इच्छा, समझने की इच्छा क्यों है? जब समझने की जिज्ञासा कंप्लीट होगी तो सुख मिलेगा। नौकरी क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। भौतिक इच्छाएं क्यों पूरी करनी? जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा क्यों हो? क्योंकि जीने की राह पे चलना है। जीना क्यों चाहते हैं? जीना इसलिए चाहते हैं सर, मानव का बेसिक इच्छा है सुखी होना, सारे प्रयास उसकी तरफ चलते। ठीक। शादी क्यों किया? बोलो, शादी क्यों किया? सुखी होने के लिए। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सर शुरुआत तो यही थी, बाद में भ्रम तो यही था कि सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास नहीं। शादी क्यों किया है इसका आंसर कोई भी दे दो तो मैं मान जाऊंगा आप। जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया है, हाँ जी बोलिए, शादी क्यों किया? सर मेरी दिल्ली में जॉब लग गई थी पर रहने का ठिकाना नहीं था। काफी क्लैरिटी है। मेरे फादर ने बोला भाई या तो आप ये जॉब वॉब छोड़ वापस पिलानी चल, नहीं तो पीजी में तो यहाँ छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा भी वहां जाने के बाद भी अल्टीमेटली शादी तो करनी पड़ेगी, यही कर रहे थे। ठीक हो गया। अब कुछ भी कर लो, कहीं से भी शुरू करो। देखो कितना पावरफुली कनेक्ट करता है। पंखा क्यों चाहिए? हवा क्यों चाहिए? पसीना क्यों सुखाना है? अब इसको बच्चों के साथ खेलो। अब खेल खेल में उस सब के कनेक्शन आपस में जोड़ लेगा और फिर उसकी हैबिट में आ जाएगा कनेक्शन जोड़ना। फिजिक्स क्यों पढ़ना है? मैं एक बार एक डिजाइन बनाया था जिसमें हम शिविर करते थे। हर चीज के पीछे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। किसी भी चीज के पीछे क्यों, क्या, कैसे, कितना। इन 4 का क्वेश्चन दे दो एजुकेशन नहीं। शिक्षा क्यों, शिक्षा क्या, शिक्षा कैसे, शिक्षा कितना। धन क्यों, धन क्या, धन कैसे, धन कितना। जीना क्यों, जीना क्या, जीना कैसे, जीना कितना। कहीं भी लगा दो। शादी क्यों, शादी क्या, शादी कैसे। कमजोर नस में भी छोड़ देता हूं क्योंकि एक में तो लगता है धोखा हो गया। उम्मीद है कि दूसरी कोई चीज फल जाएगी, दूसरे में इससे बड़ा धोखा। तो अब कहीं भी इन 4 क्वेश्चन को लगा दो, आप पाओगे कि आपको एक कंप्लीट और कब और कितना इसके बाद अपने आप निकल आता है। लेकिन इसकी पूरी समझ होगी। बेसिकली देखें तो क्यों और क्या कैसे है। जैसे कोई चीज क्या है, कोई चीज है और वो क्या है। क्या है का मतलब जैसे पेन क्या है, पेन क्या है? इंक और प्लास्टिक का मैकेनिज्म है। अब मैं कहता हूं कि पेन क्यों है। जब मैं कहता हूं कि पेन क्यों है तो मैं क्या कह रहा हूं? उसकी उपयोगिता। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये जो समग्र व्यवस्था में भागीदार है ये क्यों का आंसर है। हर इकाई अस्तित्व में स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है, नहीं तो उसके होने का कोई पर्पज ही नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है, कोई व्यक्ति उदास है तो उसको क्या लगता है? किसी को मेरी जरूरत नहीं, मैं किसी काम का नहीं। और कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो उसको कैसा लगता है? मैं बहुत बड़ा काम, मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, या सबको मेरी जरूरत है। तो आदमी का कुल मिला के क्यों का आंसर ये है कि उसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता का मतलब बड़ी व्यवस्था में भागीदारी क्या है। अब क्यों से क्या निकल के आया? कोई चीज कितनी चाहिए ये कहां से निकलेगी?
उपयोगिता से। यदि पेन से शिविर करना है तो एक शिविर के लिए 6 पेन पर्याप्त है, और यदि पेन से खेलना है तो 2000 भी कम पड़ सकते। तो जब तक उसकी उपयोगिता निश्चित नहीं हुई तब तक उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं हुआ, उसकी क्वांटिटी निश्चित नहीं हुई। इसलिए आज तक सारा अर्थशास्त्र में 50 पीएचडी करने के बाद मुझको यह पता नहीं है कमाना कितना है, क्योंकि मुझको यह पता नहीं है कि पैसे का करना क्या है। देखोगे, सारी एजुकेशन के बावजूद हमको अभी यह पता नहीं है कि पैसा कितना चाहिए मुझको। इसको तय कर पाने में हम असमर्थ हैं। क्यों तय होता है तो कितना तय होता है, क्या है, फिर मैं कहता हूं कैसे है। कैसे है का मतलब ये जो क्या है ये आया कहां से, तो ये किन चीजों से मिलके बना है, ये इकाई के प्रकट होने का, ये इकाई कहां से प्रकट हो गई, कहां से प्रोड्यूस हो गई, इसका उत्तर कैसे है। तो पेन कहां से आया, फैक्ट्री से। प्लास्टिक इंक मैकेनिज्म से पेन कैसे आया। पेन क्या है, लिखने की वस्तु है। पेन क्यों है, व्यवस्था में भागीदारी है। पेन कितना जरूरत है। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों है, तो पता चलेगा कि शिक्षा कितना है। तो हर चीज के बारे जब तक ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमको ठीक से पता है, कितनी डायमेंशन में हम मौलिक रूप से सोच सकते हैं, एजुकेशन कितनी लाइव हो सकती है, वो पढ़ाने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए है ना अलग दुनिया हो सकती है।